हेलो। आज फिर हम सवाल लेके आए हैं आपके पास। द एचसीएफ ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसेबल इन द फॉर्म ऑफ 65 एम माइनस 117। कहने का मतलब गिवन नंबर आपका क्या है? गिवन नंबर इज क्या सब है भाई? 65 एंड 117। ठीक है। और इसका एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 65 117 को एक्सप्रेस किया गया है किसमें? 65 एम माइनस 117। ओके, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एम। आपको क्या निकालना है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम इक्वल टू 1। ठीक है। उसके बाद आल्सो फाइंड द एलसीएम ऑफ 65 एंड 117 बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये सवाल डिफरेंट बोर्ड में, डिफरेंट स्टेट लेवल के बोर्ड में कई बार पूछा गया है। आपका सीबीएसई में भी पूछा गया है। इसलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का सवाल अगर आए तो आपसे बनना चाहिए। और सबसे पहली बात आप जानते हैं, वी नो दैट फ्रॉम यूक्लिड डिवीजन लेमा। हम लोग क्या जानते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा से? ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर वेयर आर इज लेस देन बी एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कहानी हम लोग को पता है। ठीक है। तो अब बताइए, इसको निकालने के लिए, एचसीएफ निकालने का तरीका ऑलरेडी हमने आपको बता रखा है। अब बताइए, 65 और 117 है। ऑब्वियसली 117 इज ग्रेटर देन 65। तो आपको कुछ नहीं आता है तो आप आराम से इसका लॉन्ग डिवीजन मेथड में चले जाइए और बाद में इसका आप एल्गोरिथम में इसको लिख दीजिए। तो 65 1 जा 65, कितना हो जाएगा भाई? 2 52 65 1 52 13 52 13 4 जा 52 आ गया 0। यहां पे हमको रिमाइंडर बराबर क्या हो गया? 0। तो हमको पता है एचसीएफ निकालने के क्रम में जिस पॉइंट पे रिमाइंडर 0 हो, उस पॉइंट का जो डिवाइजर होगा दैट इज योर रिक्वायर्ड एचसीएफ। क्लियर है? आप इसको लिख सकते हो क्या? कैसे लिखोगे यूक्लिड एल्गोरिथम में? 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस कितना भाई? 52। 65 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। उसमें किसको जोड़ेंगे? प्लस 52 जोड़ दिए। पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप क्या हो जाएगा बोलिए? ये 65 यहां आएगा, यहां लिखेंगे 65 इक्वल टू ये 52 यहां आएगा, 52 प्लस 1 प्लस 13। देखिए है कि नहीं है? 52 इंटू 1 प्लस 13। फिर देखिए ये 52 कहां आएगा भाई? यहां पे। आप क्या लिखोगे? 13 ये आएगा यहां पे। तो 13 इंटू 4 प्लस 0। जब भी 0 हो गया तो योर एचसीएफ इज 13। तो ये हो गया कहां से? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। ये एचसीएफ बराबर कितना हो गया? 13 हो गया। ठीक है। वो करके हम इसको इस तरह से लिख दिए। अब एचसीएफ हमको पता चल गया। गिवन क्या है आपका? गिवन है 65। देखिए कुछ नहीं है सवाल में। 65 एम माइनस 117 इक्वल टू कितना लिखोगे? एचसीएफ कितना निकाले? 13। ये एचसीएफ को ही एक्सप्रेस किया गया है किसमें? 65 एम माइनस 117। क्लियर है?
तो 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। अब बताइए आप 65m बराबर कितना हो जाएगा? 13 प्लस 117 कितना हो जाएगा? 65m इक्वल टू 13 प्लस 100 यानी 130, m इक्वल टू 130 बाय 65 कट गया, आंसर इज 2। तो पहला चीज तो निकल गया, तो m इक्वल टू व्हाट? तो m इक्वल टू 2, यानी पहला काम आपका खत्म हो गया। क्लियर है? समझ गए? समझने में कहीं कोई परेशानी बिल्कुल नहीं हुआ होगा, बहुत ही आसान है और आप कॉन्फिडेंट होके बनाइए तो कुछ भी नहीं है, सारा का सारा सवाल आपको इजी लगने वाला है। अब देख भाई ये क्या है, अब आपको क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। कौन मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको एलसीएम निकालना है, तो सबसे पहली बार 65 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। क्या होगा बोलिए? 13 1 हो गया, तो आप 65 को क्या लिखोगे? 5 इंटू 30। अब आ जाओ कहां पे? 170 3 से होगा, देखो 1 1 2 प्लस 7 9, तो 3 से डिविजिबल है, तो 3 3 जा 9, 2 3 9 जा, सही है 27। अब देखिए 3 13 13 1, यानी 117 इक्वल टू क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर इंटू कितना? 13। अब बताइए एलसीएम क्या होगा? एलसीएम में बतलाए थे, ये लिस्ट बोल रहे हैं तो मैक्सिमम पावर हमको लेना है, तो 3 देखो यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, पावर क्या है? 1 ही है, तो 13 ले लीजिए। 5 यहाँ है, 5 यहाँ नहीं है, तो 5 ले लीजिए। 3 यहाँ है, यहाँ नहीं है, लेकिन 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? 3 स्क्वायर। सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 13 5 जा 65 इंटू 9, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, बचा 4, 9 6 जा 54 प्लस 4 क्या हो जाएगा? 58, यानी 585 is the LCM of कितना? 65 and 170। क्लियर हुआ कि नहीं? तो समझ गए कैसे कैसे किए? आराम से कर दीजिए। हमको पता है एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी है वो सारे मैक्सिमम के साथ आपस में मल्टीप्लाई होना है, उसका मैक्सिमम वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई होगा और छूटना कोई नहीं चाहिए, छूटना कोई नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी मैंने आपसे डिस्कस कर रखा है और आप जान भी रहे। ठीक है, अब अगला सवाल हम देखते हैं। अब देखिए ये सवाल, रूट पी सो दैट रूट पी इज एन इरेशनल नंबर। इस पे बहुत सारा सवाल आपको आएगा। ये पी क्या है भाई? व्हाट इज पी? वेयर पी इज प्राइम नंबर। पी इज प्राइम नंबर। ठीक है, पी क्या है आपका? प्राइम नंबर है। अब देखो तुम कोई भी डाल दो, बतलाए थे हम, √3, √5, √7, √11, √13, ये इसमें से कोई भी सवाल आपको आ सकता है प्रूव करने के लिए, जो कि आप दिखाइए कि ये क्या है भाई? इरेशनल नंबर। ये क्या है? इरेशनल नंबर है। सबसे पहली बात आपको हम बता चुके हैं एक चीज, अगर याद हो, रेशनल नंबर हमेशा किस फॉर्म में रहेगा? P/Q, जहां पे Q क्या होगा? इज नॉट इक्वल टू 0,
और P एंड Q इज द एलिमेंट ऑफ Z। Z मतलब समझ रहे हैं, इंटीजर। P और Q का कोई भी मान जो होगा वो किस, P और Q क्या होगा, एक इंटीजर होगा, और P बाय Q जो होगा वो क्या होगा, वेयर Q इज नॉट इक्वल टू 0, और दोनों क्या होगा आपका इंटीजर का एक एलिमेंट होगा, इंटीजर हो। पहली बात, ये बात हम लोग सवाल में जान रहे हैं। दूसरी बात जान रहे हैं, जो कि इरेशनल नंबर के बारे में हम बताए थे, इरेशनल नंबर के बारे में बताए थे, इसके बारे में आपको बोले थे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये भी बतलाए हैं। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर। अभी हम यहाँ नहीं आ रहे हैं, अभी हम आपको कुछ दे रहे हैं जिसके आधार पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो ऑलरेडी हमने दे रखा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर इज इरेशनल नंबर। हम ये भी बताए थे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग जो होगा वो क्या होगा भाई, रेशनल नंबर होगा। क्लियर है? तो टर्मिनेटिंग के लिए क्या जरूरी था वो भी हम आपको बता चुके हैं। फॉर टर्मिनेटिंग, ये बात हमेशा याद रखिएगा मेमोरी में, जो कि आपका डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को सिर्फ देखना है तुमको, और किसी को नहीं देखना है। किसको देखना है, ओनली सो डिनोमिनेटर, यानी आप किसको देखोगे, P बाय Q में सिर्फ Q को देखोगे। तो Q जो है वो किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 to the power n या 2 to the power n and 5 to the power n, where बता चुके हैं ये सारी बातें, where n and m are negative, non-negative integer, हम बता चुके थे, जो कि ये 0 होगा लेकिन निगेटिव नहीं होगा। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका निगेटिव नहीं होगा। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में है, तो वो वाला जो रेशनल नंबर होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, उसके लिए कंडीशन है, या तो आपको 2 to the power समथिंग मिले, n मिले, या तो आपको 5 to the power m मिले, या और 2 to the power n या 5 to the power m। ये तीनों केस में अगर 2 to the power n अकेला भी है डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 5 to the power m अकेला भी है डिनोमिनेटर में तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों साथ साथ है तब भी टर्मिनेटिंग होगा। इज इट क्लियर? ये बात आपको अच्छी से समझ में आ जाना चाहिए। अब सवाल है जैसे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, यानी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग अगर होगा तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेकरिंग। ऑलरेडी हम लोग जान रहे हैं। अब आ जाइए आप अपनी इस कहानी पे, जिसको हमको प्रूव करना है। ठीक है क्या? सो दैट √p is an irrational number where p is any prime number। यानी हमको दिखाना क्या, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, जो कि क्या, √3, √5, √7 etc आर इरेशनल नंबर आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है? तो ये चीज प्रूव करने से पहले एक स्टेटमेंट हम आपको दे रहे हैं, इस स्टेटमेंट को समझिए, इसका प्रूफ समझिए। If A is any composite number and it divisible by A is any composite number and A square is divisible by P मतलब समझ रहे हैं, प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर
divisible by P, then A also divisible by what? P. अगर A स्क्वायर P से डिविजिबल है तो पी ए भी जो होगा वो P से डिविजिबल होगा। एकदम सिंपल चीज है। देखिए आप एक चीज बताइए हमको, इसमें उल्टा मान के चलते हैं। हम मानते हैं लेट ए इज, यही उल्टा मानना है उसमें भी, इसलिए उल्टा मानना अभी से शुरू कर रहे हैं, कंट्राडिक्शन अभी से शुरू कर रहे हैं। हम मान रहे हैं लेट ए इज डिविजिबल बाय पी। ए जो है वो डिविजिबल है किससे? पी से। यानी मतलब ए का एक फैक्टर क्या है? पी है। क्लियर है बात? तो अब बताइए ए बाय पी बराबर हम मान लेते हैं क्या? क्यू। तो ए बाय पी बराबर यदि क्यू मान लेते हैं तो रिमाइंडर क्या हो गया? रिमाइंडर विल बी 0, क्योंकि ये डिविजिबल है, एग्जैक्टली डिविजिबल, तो रिमाइंडर आने का कोई सवाल है नहीं। तो बताइए ए बराबर क्या हो गया? पी क्यू। ए बराबर क्या हो गया? पी क्यू। ये हो गया बात। ठीक है। अब देखिए ए स्क्वायर बाय पी आपको करके देखना है तो क्या ये डिविजिबल है कि नहीं है। तो ए स्क्वायर बाय पी जो किया, तो ए बराबर आप क्या लिखोगे बोलो तो? पी क्यू का होल स्क्वायर बाय पी लिखोगे पी स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर बाय पी लिखोगे पी पी क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, बचेगा क्या? पी इंटू क्यू स्क्वायर बचेगा। आप इसको लिख सकते हो पी क्यू इंटू क्यू लिखोगे, ये बराबर क्या हो जाएगा? ए क्यू। क्या होगा? ए क्यू। तो ये हो गया ए स्क्वायर बाय पी। करते 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 हम कहां पहुंच गए? मेरा रिजल्ट क्या आ गया? ए इंटू क्यू। अब ये बताइए आप ए इंटू क्यू, मान लीजिए कोई कंपोजिट नंबर आपका 9 है, कोई कंपोजिट नंबर आपका 9 है, उसको आप प्राइम नंबर से डिवाइड करते हो 3 से, तो आपका भागफल क्या होगा? 3 होगा। भागफल क्या होगा? 3 होगा। अब आप क्या करते हो? 9 को स्क्वायर करके फिर इसको आप 3 से डिवाइड करने का काम करते हो, तो क्या हो जाएगा भाई? 9 इंटू 9/3 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे बताइए। तो 9/3 का मान क्या होगा? 3। आंसर कितना आएगा? 27। आंसर कितना आएगा? 27। लेकिन ये 27 जो आपका आ रहा है वो कैसे आ रहा है? 9 इंटू 9/3। यानी क्या? इसको यदि हम ए माने थे तो क्या हो गया? ए इंटू क्या बोलिए? ए बाय पी। ए इंटू ए बाय पी। ए बाय पी को हम क्या मानते हैं? क्यू। तो हमको आया है कि नहीं? ए इंटू क्यू। क्लियर है? तो ए स्क्वायर बाय पी बराबर क्या रहा है? ए क्यू। और यहां से भी आप इस बात को समझ रहे हैं जो कि ये 27 जो आया वो क्या है? 9 है ए, और ये 9/3 जो आया आपका 3, तो 9 इंटू 3 इसका तो क्या? 27। तो ये ए क्यू के फॉर्म में है, यानी ए मल्टीप्लाई बाय क्यू। क्यू क्या है? 9/3। तो ये जस्टिफाई कर रहा है, ये प्रूव कर रहा है, ये दिखा रहा है जो कि इफ ए इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय एनी पी, देन ए विल also divisible by कौन चीज? P। ये समझ में आ गया कि नहीं बात? ये क्लियर है कि नहीं कंसेप्ट आपका? ये बात यदि आप समझ गए तो अब आपको प्रूव करना है क्या? रूट P इज एन इरेशनल नंबर। तो देखिए इस टाइप का सवाल को बनाने से पहले हम लोग पहले ये कंसेप्ट को समझ में आ गया जिसका यूज हम लोग अब
फ्रीक्वेंटली करने वाले हैं और इसका यूज करेंगे। और ये आप समझ गए होंगे जो कि ए स्क्वायर अगर डिविजिबल है किसी नंबर, किसी प्राइम नंबर से, तो ए भी डिविजिबल होगा उस नंबर से। तो अब यहां कहानी देखिए, रूट पी इज एन इरेशनल नंबर, आपको प्रूव करना है वेयर पी इज द प्राइम नंबर। तो सबसे पहली बात यहां हम लोग कंट्राडिक्शन लेके चलेंगे और बाद में कंट्राडिक्शन को हम लोग प्रूव कर देंगे, जो हमने जो माना है वो गलत माना है और कहानी आपका बन जाएगी। आप लिखिए यहां पे लेट रूट पी इज एन, वो इरेशनल कर रहा है प्रूव करने के लिए, आप क्या मानो, इज ए रेशनल नंबर, इज ए रेशनल नंबर where p is any प्राइम नंबर। क्लियर है? तो अब ये बताइए रूट पी यानी रेशनल नंबर आप क्या मानोगे, रूट पी बराबर आप क्या मान लो, एक्स वाई वाई, क्या मान लिया हम, एक्स वाई वाई एक रेशनल नंबर मान लिए, वेयर x and y is the element of z, मतलब x और y क्या होगा, कोई इंटीजर है, and z y is not equal to 0 and y is not equal to 0, को प्राइम नंबर, यानी ये को प्राइम नंबर है, इसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो क्या होगा, 1 होगा, इसके अलावा इसका कोई फैक्टर नहीं है। तो रूट पी इक्वल टू आप क्या मान रहे हैं, एक्स एंड वाई इज ए को प्राइम नंबर, एक्स एंड वाई इज द एलिमेंट ऑफ जेड, जेड मतलब समझ रहे हैं इंटीजर, वाई इज नॉट इक्वल टू 0, ये तो कंडीशन है रेशनल नंबर का। और हम यहां क्या मान रहे हैं, एक्स एंड वाई इज को प्राइम नंबर, यानी मेरा मानना है कि x और y का इकलौता फैक्टर क्या है, सिर्फ 1 है, इसके अलावा अगर कोई फैक्टर हम एराइज कर देते हैं तो मेरा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वही कहानी होने वाली है, हम यहां मान रहे हैं जो कि इसको क्या है, सिर्फ एक ही फैक्टर है, लेकिन उसी चीज को हम जो मान रहे हैं उसी चीज को हम क्या करेंगे, गलत साबित कर देंगे, तो फिर बात बदल जाएगी। अब देखिए रूट पी इक्वल टू क्या हो गया, एक्स और वाई, क्लियर है। अब लिखेंगे यहां पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड मतलब रूट पी का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे और एक्स बाय वाई का भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो रूट पी का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पी बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर होगा। अब बताइए p इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, p इंटू वाई स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। तो बताइए वाई स्क्वायर बराबर आप क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाय पी, वाई स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाय पी। अब बताइए यहां पे एक्स स्क्वायर बाय पी, यानी एक्स स्क्वायर यदि डिविजिबल बाय पी है, यहां लिखेंगे हियर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इज डिविजिबल बाय व्हाट, पी, देन एक्स is also divisible by p, क्लियर है कि नहीं है। अगर अभी हम प्रूव किए हैं, अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाय पी है तो ए भी डिविजिबल बाय पी होगा। तो जब एक्स स्क्वायर डिविजिबल बाय पी है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर बराबर डायरेक्ट क्या है आपका वाई स्क्वायर है, यानी कि ये पी क्या है, इसका फैक्टर है, एक्स स्क्वायर का एक फैक्टर है और डिविजिबल है, तो x इज डिविजिबल बाय p। ये चीज तो बात समझ में आ गई। अब हम देख लिए जो कि x का एक फैक्टर क्या है, p है,
x का एक फैक्टर क्या निकल गया? p। अब x का एक फैक्टर p निकल गया, और y का भी यदि फैक्टर निकल जाए तो मेरा मानना जो था वो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बताइए। होगा। अब लिखेंगे हम x बराबर हम क्या लिख सकते हैं? बोलिए तो। pm लिख सकते हैं। x का यदि एक फैक्टर p है तो x को हम लोग किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं? फैक्टर इनटू एनीथिंग, इंटीजर्स। तो ये जो मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके बराबर होगी? x के बराबर हो गया। अब देखिए आपका इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर बाय p। यही था। और x बराबर आप क्या माने हो? x बराबर क्या माने हो? pm का कौन चीज? होल स्क्वायर बाय p हो गया। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? p स्क्वायर m स्क्वायर बाय p हो गया। तो ये कट गया, कटा कि नहीं कटा? तो y स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बोलिए तो। pm स्क्वायर हो गया। y स्क्वायर बराबर क्या हो गया? pm स्क्वायर। तो m स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया? y स्क्वायर बाय p। m स्क्वायर बराबर क्या हो गया? y स्क्वायर बाय p। अब बताइए y स्क्वायर बाय p या मतलब क्या? y स्क्वायर डिविजिबल है किससे? p से। तो y भी डिविजिबल होगा किससे? p से। यहां लिखेंगे y स्क्वायर इज डिविजिबल बाय p, then y is also divisible by कौन सी? p। अब यहां देखिए आपने पहले क्या प्रूफ किया? क्योंकि x is divisible by p। यहां आपने क्या प्रूफ कर दिया? y is divisible by p। तो x और y का एक फैक्टर क्या होगी? p हो गया। x और y का एक फैक्टर क्या हो गया? p। लेकिन हमने क्या माना था? इनिशियली हमने क्या माना था? हमने माना था, क्या माना था? रूट p इक्वल टू क्या? x बाय y, वेयर x एंड y इज को प्राइम नंबर। ये माने हैं कि नहीं माने? तो x व y वेयर x एंड y इज को प्राइम नंबर मतलब क्या? x और y का सिर्फ इकलौता एक ही फैक्टर है, वो क्या है? 1 है। लेकिन आपने यहाँ कंट्राडिक्शन एराइज कर दिया, जो कि x और y का अनदर फैक्टर भी है, वो क्या है? p है। तो हम कह सकते हैं जो कि मेरा मानना जो था वो क्या था? एब्सोल्युटली रॉन्ग था। हमने जो माना था वो क्या माना था? गलत माना था। तो हेंस क्या कहेंगे? बोलिए। हेंस since our assumption is totally कौन चीज हो गया? रॉन्ग हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया। बिकॉज ऑफ x and y having a factor p। x और y का एक फैक्टर क्या है? p। hence x and y are not a कौन नंबर? को प्राइम नंबर। नॉट ए प्राइम नंबर। तो एजम्पशन क्या हो गया आपका? रॉन्ग हो गया, टोटली रॉन्ग हो गया, क्योंकि ये x और y क्या रहा? आपका को प्राइम नंबर नहीं रहा। देन
we say that root under p is not a rational number. ये रेशनल नंबर नहीं है, ये तो नहीं है, तो क्या होगा? Hence root p is irrational number. रूट पी इज इरेशनल नंबर. तो ये हमने जनरल केस को क्या किया, आपको डील करके दिखाया. अब आप क्या कहोगे, जो कि भाई हमको प्रूव करना है क्या, √3. तो आराम से तुरंत हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए. तो यदि आपको प्रूव करना है √3 इज ए इरेशनल नंबर, तो क्या मानेंगे? √3 इज ए रेशनल नंबर. इसको क्या मान लेंगे, बोलिए तो? p/q. p/q सिर्फ यहां लिखना है क्या, p and q is the element of z and q is not equal to 0 and p and q are co-prime नंबर. ये मान लिया, इतना माने. इसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, तुरंत इसी आधार पे जो भी सीखे हैं हम, इस आधार पे इसको आराम से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. तो क्या करेंगे भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड. तो क्या हो जाएगा, बोलिए तो? √3 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p² होगा. तो √3 का होल स्क्वायर बराबर कितना, 3 बराबर p²/q². तो p² बराबर क्या हो गया, बोलिए तो? 3q² हुआ. तो q² बराबर आप क्या लिख सकते हो, p²/3. q² बराबर क्या लिख सकते हो, p²/3. यही लिखेंगे हम. तो p² इज डिविजिबल बाय 3, देन p is also divisible by 3. So p is also divisible by 3. यानी हम क्या मान लेंगे, p/3 बराबर क्या मान लेंगे, m. तो p बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए तो? 3m होगा. p बराबर क्या हो जाएगा, 3m. तो p बराबर 3m यहां पुट कर दीजिए. तो 3m का होल स्क्वायर बराबर 3q². सही है. तो 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9m² बराबर 3q². ये 3 इस 3 को क्या करेगा, यहां काटेगा. तो क्या हो जाएगा, 3m² बराबर क्या, q² हो गया. बोलिए तो 3m² बराबर क्या हो गया, q². तो m² बराबर क्या हो जाएगा भाई, q²/3 होगा. m² बराबर क्या हो गया, q²/3. अब तुरंत यहां क्या लिखोगे, q² इज डिविजिबल बाय कौन चीज, 3, देन q इज आल्सो डिविजिबल बाय कौन चीज, 3. अब बताइए आपने क्या माना है, जो कि p और q क्या है, को-प्राइम नंबर है, जिसका सिर्फ एक ही इकलौता फैक्टर क्या है, 1 है. और यहाँ दूसरा फैक्टर भी क्या है आपका, बोलिए तो? ये 3 से ये भी डिविजिबल है, p भी डिविजिबल है, और 3 से q भी डिविजिबल है. तो 3 इज अनदर फैक्टर. तो आवर एजम्पशन इज क्या हो गया, रॉन्ग हो गया. तो टोटल कंट्राडिक्शन अराइजेस. यस, तो कंट्राडिक्शन अराइजेस, हेंस आवर एजम्पशन इज टोटली रॉन्ग. यहां लिख देना है एक लाइन, कहानी खत्म. यहां लिखना है, since p and q are co-prime number, but in given above assumption, we get p and q having another factor
कौन चीज 3, अनदर फैक्टर 3, देन कंट्राडिक्शन क्या arises, contradiction arises and hence our assumption is wrong. तो assumption क्या था मेरा? तो √3 बराबर क्या था? p/q, जिसको क्या माने थे आप? रेशनल नंबर। तो ये लेकिन क्या होगा? ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये क्या होगा? इरेशनल नंबर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो आप किसी भी ये जो हम बताए थे शुरू में, ये क्या है? सभी के लिए सही है। आप इस पी में कोई भी आप प्राइम नंबर डाल दीजिए और इस पे जो भी सवाल आएगा वो आप उसको